चलो बच्चों, सभी आ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। तो रितेश, वेलकम। आई गेट में वापस। तो बच्चों, थैंक यू। रितेश हमारे स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं ये। और रितेश, तुम कब के पास आउट हो संकरा से? 2018 से प्राजक्ता, शुभम, देवांगन। ठीक ठीक। ओके ओके। 2018 के पास आउट है शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से। और अभी करंटली ये कॉलकॉम में जॉब कर रहा है। उस समय इनके साथ में बीआईटी के बहुत सारे बच्चे थे, शंकरा वाले भी थे इनके साथ में। शुभम, प्रजक्ता, श्रेयांश, वैभव भी तो था ना, वैभव पांडे शंकरा से। वैभव वैभव अभिषेक। अब से काफी लोग थे। तो इनका भी बैच काफी अच्छा परफॉर्म किया था गेट में, और बहुत सुपर डुपर रैंक लेके आए थे ये लोग। और मेहनत किए, मेहनत से डरे नहीं। और शुरू से मेहनती थे ये लोग। और आज देखो आप इनको कि इनका जो रैंक था, अ, कितना था तुम्हारा रितेश, अप्रोक्सीमेट? सर फर्स्ट अटेम्प्ट तो खराब गया था ना, तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने जब किया था तो 1046। 1000 रैंक था। तो 1000 में इनको जो एडमिशन था, उस समय ट्रिपल आईटी बंगलौर में हो गया था। दिल्ली में ऑप्शन मिल गया था, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने एडमिशन पहले ले लिया था। उस वजह से फिर ट्रिपल आईटी बंगलौर इन्होंने चूज नहीं किया था बच्चों। तो आप लोग भी अपने डाउट्स बना के रखिए, क्या क्या डाउट्स आपको पूछना है। ये इंटरेक्शन का मकसद यही है कि बीच बीच में अपनी पढ़ाई काफी स्लो हो जाती है। और हम लोग इतना स्लो होने के साथ साथ क्या होता है कि पढ़ना छोड़ देते हैं, और 2 4 10 क्लास छूटी तो उसका बिल्कुल छोड़ देते हैं, छोड़ो ना यार, अब नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। तो इसलिए एलुमनी से आपको मिलाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी भिलाई में पढ़ चुके हैं और आईगेट के अंदर में पढ़ चुके हैं, और आज ये अच्छी जॉब में मेहनत की है, अच्छी खासी मेहनत की है। तो रितेश, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो। और कितना तुम्हारा 10th में कितने मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थे, 12 में कितने परसेंटेज थे, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। बिल्कुल सर। मैंने मतलब मेरा जो स्कूलिंग हुआ था वो बेसिकली यूपी से हुआ था। और मतलब मम्मी पापा सब रायपुर में घर था, तो रायपुर में रहते थे। तो मैं मतलब जहाँ पे पढ़ रहा था वहीं पे पढ़ना कंटिन्यू अच्छा समझा। 11th में मैंने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल। मतलब 11th में, 10th के बाद इंसान जाता है तो हवा में रहता है थोड़ा। तो 11th में तो उतनी पढ़ाई नहीं की, तो आईआईटी नहीं निकला। फिर ये पीईटी दिया मैंने। पीईटी में 376 रैंक आया। 376 आया, लेकिन स्टेट स्टेट का मैं नहीं था, तो मेरे पास डोमिसाइल भी नहीं था छत्तीसगढ़ का। तो उसकी वजह से मेरे को जेई मेंस के स्कोर पे लेना पड़ा। तो जेई मेंस के स्कोर पे सेकेंड राउंड में, एक्चुअली मैंने वो किया, मेरे पास कहीं का डोमिसाइल नहीं था। तो सेकेंड राउंड में मेरे को शंकराचार्य मिला, शंकरा वन। और फिर वहां पे मैं मतलब एडमिशन ले लिया सीएससी ब्रांच में। सीएससी ब्रांच में लेने के बाद मेरे को ये था कि मेरे घर वाले बोलते थे कि मतलब तुमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ठीक। तो मैं सोचता था कि यार गवर्नमेंट जॉब में जाने का अब क्या तरीका, कंप्यूटर साइंस में तो आ गए। तो एक मेरा दोस्त है ऋषभ, वो यहीं पे आई गेट भिलाई में कोचिंग करता था, फोर्थ सेमेस्टर में वो ज्वाइन कर दिया था। तो वो बोल रहा कि यार पीएसयूज हैं जो गेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है। फिर गया, सिद्धार्थ सर से मिला। सिद्धार्थ सर बताया कि हाँ कुछ आईओसीएल है और सीआईएल है, और बीएस उस समय बीएसएनएल भी लेता था। ठीक। तो वहाँ पे ले सकते हो। मैं बोला ठीक है। ज्वाइन कर लिया मैं फिफ्थ सेमेस्टर। टेस्ट वेस्ट में भी अच्छा से परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली गेट में मतलब वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं। जो मतलब अगर खराब चलेगा तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा कुछ खास नहीं है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी वजह से खराब गया, लेकिन मेरा तैयारी अच्छा था। तो मैं सिद्धार्थ सर भी मेरे को बोले कि यार तुम्हारी तैयारी भी अच्छी थी, तो एक बार और तुम ट्राई कर सकते हो जॉब में जाने के जगह पे। क्योंकि मैं टेस्ट में अच्छा कर रहा था, मतलब कहीं की भी टेस्ट, चाहे मेडी हो, चाहे एस हो, चाहे आई गेट हो। तो फिर मैं उस साल बस मतलब रायपुर में रह के तैयारी किया, और नोट्स जो सर का था वो पढ़ता रहा, टेस्ट देता रहा, और मतलब 1000 रैंक आ गई। और उसके बाद फिर, हाँ उसके पहले क्या हुआ, 2018 में मैं जब गेट में 5000 करीब रैंक आई थी। तो उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम था। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रिटर्न में निकाला उस साल। 4 5 लोग निकाले थे, मैं था, इंद्रनील था, एकता अग्रवाल थी, और शिवांश श्रीवास्तव करके एक था। तो वहां पे गया, पांचों लोग इंटरव्यू देने, वहां पे 2 लोग का हुआ, इंद्रनील और एकता। तो घर वालों को तो ये लग गया कि कम से कम इसने पढ़ाई की थी, मतलब बहानेबाजी नहीं की है इसने इस बार।
तो बोले चलो इसको एक और चांस दे देते हैं। सर भी बोले कि हाँ यार तुमने मेहनत किया था, एक बार चांस ले लो। फिर मैं 2018 में ही एक गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा था यूपी में, यूपी पीसीएल, वहाँ पे पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट का वो हुआ। उसमें तो 19 सीट ही थी जनरल के लिए, तो मैं गया वहाँ पे, मतलब 12-13 हजार लोग थे, 38 लोग सेलेक्ट हुए थे रिटर्न में, तो उसमें मैं भी हो गया रिटर्न में। तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मतलब ठीक है, सही चल रहा है सब। इंटरव्यू आईआईटी कानपुर में हुआ। इंटरव्यू में आप कॉलेज में क्या किए हो वो बहुत मायने रख जाते हैं, तो कॉलेज में बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ वहाँ पे। फिर उसी साल गेट में 1046 रैंक आ गई, तो मैं बोला छोड़ो यार, नहीं हुआ तो और अच्छा हुआ, किसी आईआईटी या किसी ट्रिपल आईटी या एनआईटी से जाके पढ़ेगी। तो फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया, वहाँ पे हो गया। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का लिस्ट में आया ना। सर बोल रहे थे कि मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर आ जाएगा तुम्हारा, एडमिशन मत लो वहाँ पे, क्योंकि उस समय ट्रिपल आईटी बैंगलोर बहुत आगे था ट्रिपल आईटी दिल्ली से। लेकिन हाँ मतलब मैं ले लिया। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी बैंगलोर में दिक्कत ये है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको 4x मेहनत करना पड़ेगा उसी काम करने के लिए, उतने ही प्लेसमेंट के लिए। और ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको कोडिंग के लिए बहुत टाइम मिल जाता तो है। ये रितेश, गेट निकालना कितना डिफिकल्ट लगता है? मतलब गेट, आप तो उस रास्ते से हम गुजरे। मैं 2 बार गेट दिया हूँ सर, लेकिन मेरे को ये लगा कि अगर चूज करके क्वेश्चन बनाया जाए तो 1000 रैंक लाना बहुत आसान है सीएससी गेट में, आप 1000 के अंदर आना। कितना, मतलब कितने आवर्स हमको डेली पढ़ना चाहिए? कितने आवर्स हम डेली पढ़े? कितना सर कंसिस्टेंट अगर पढ़े? आप कंसिस्टेंटली 2 या 3 आवर्स भी दे रहे हो ना कोचिंग के अलावा, तो आराम से किया जा सकता है। और लास्ट टाइम पे जो 4-5-6 महीना जहाँ मैं स्लो हो गया था 2018 में, बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब आलसीपना दिखा दिया था, तो उस टाइम अगर मतलब आप 6-6 7-7 घंटे कर रहे हो और टेस्ट दे रहे हो ना, और फुल टेस्ट, ऐसा नहीं क्या उस समय टाइम नहीं रहता कि आप पार्ट टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दोगे तो रिवाइज कब करोगे, तो रिवाइज करो, फुल टेस्ट दो, उसमें स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैं फुल टेस्ट भी उतना नहीं दिया था, तो लास्ट समय पे 6-7 घंटे बहुत जरूरी है, मतलब जो तीन लास्ट चार में महीने जब लगते 2-3 महीने बचा था, तुम कितने घंटे डेली पढ़ते थे हैं। पर लास्ट? उस समय तो काफी स्लो हो गया था मैं, मतलब 3-4 घंटे ज्यादा ज्यादा पढ़ रहा था। जब तुम्हारी 1000 रैंक आई थी उस टाइम में? 1000 रैंक तो बहुत पढ़ाई की थी मैंने उसके लिए 6-7 घंटे तो हर दिन पढ़ ही रहा था लास्ट में भी। और टेस्ट टेस्ट भी बहुत अच्छे टेस्ट भी देता रहता था। अलग, टेस्ट मिला के टेस्ट अलग? टेस्ट अलग से था, 6 घंटे तो पढ़ता ही था लास्ट में। जो 6 घंटे पढ़ाई और टेस्ट मान लो तो 10 घंटे के आसपास। हम्म। मतलब टेस्ट वगैरह मिला ले तो डेली, मतलब लास्ट में जब आपका 3 से 4 महीने बचता है तो मिनिमम हम्म। 10 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, अब बोल सकते हो सर 8 से 10 घंटे आप दे दोगे ना तो बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है। हम्म। और एक बार आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और तक पहुंच भी गए, और एनआईटी कैलीकट भी तक पहुंच गए, तो मतलब प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचना है। अभी सीएस में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं बहुत। है। हम्म। तो रितेश, जैसे आप मतलब पढ़ते थे तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ते थे, कैसे रिवाइज करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है ना, अभी जो बच्चे हैं, जो अभी 23 में देने वाले बच्चे हैं, हाँ। सबका सबसे बड़ा मेन जो डाउट है, कॉमन डाउट है, जो मुझे आइडिया है वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, फिर बच्चे खुद ही पूछेंगे आपसे डाउट्स। पहला हम्म। डाउट सबसे बच्चों का ये रहता है इस टाइम में, खासकर जब 4 महीने बच्चे हैं और टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, नंबर्स काफी कम आ जाते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि सर अब नंबर्स नहीं आ रहे। जैसे तुम भी टेस्ट पहले देते रहोगे, तुम्हारे भी नंबर्स कम आते रहे होंगे, तो हम्म। कैसे उसको मेंटेन किए, कैसे आगे बढ़े? एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे बना चुके हो पढ़ाई करते टाइम, ठीक, तो रिवीजन टेस्ट देने से पहले अगर एक सब्जेक्ट भी तैयार है तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। 3-4 घंटे में हो जाते हैं रिवीजन, अगर आप पढ़े हो पिछले 1 साल में, तो 3-4 घंटे में उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो गए, तो एटलीस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा एक एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन हो चुका है। तो भी अगर आप फुल टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि आपके पास एक एक पूरा हो चुका है। ठीक, तो उस सब्जेक्ट का कोशिश करो कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बना जाओ। बाकी सब सब्जेक्ट में देखो कि कौन सा इजी क्वेश्चन,
ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट निकालने के लिए ये है कि आप ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे हार्ड क्वेश्चन बना जाओ, ये जरूरी है कि आप जो इजी क्वेश्चन उसको गलत मत करो। इजी क्वेश्चन गलत करोगे आपकी रैंक बहुत पीछे जाएगी। और ये भी मैं देखा हूँ कि 60-70% 70% इजी क्वेश्चन ही रहते हैं गेट में। लोग जैसे क्या करते हैं कि मतलब सोचते हैं कि यार हार्ड क्वेश्चन आया, इस पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, इजी वाले तो बना जाएंगे। अब जब टाइम लास्ट में कम बचता है तो उसी में हरी कर जाते हैं, हरी करने में लास्ट के भी क्वेश्चन सारे मतलब इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते नहीं, जैसे मान लो अभी कोई बच्चा टेस्ट लिख रहा है, उसके नंबर 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, और 4 महीने हैं। में और सब्जेक्ट खत्म हाँ। कर, अब तो कैसे कैसे इम्प्रूव करेंगे? सर एक तो ये है कि रिवीजन आप कर ही रहे हो साथ में, ठीक। और जहाँ 30-35 नंबर आ रहा है आप कोशिश करो, चलो कुछ नहीं तो अगले टेस्ट में 4 नंबर इंक्रीज हो, और उसके अगले टेस्ट में 2 नंबर 3 नंबर इंक्रीज हो। आपके पास 4 महीने का टाइम, आप टेस्ट लिखो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि लॉजिकल है और मेरे से नहीं बने, उसको मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, ठीक। और उसको रिवीजन में अपने इंक्लूड कर दो कि यार ये कंसेप्ट का क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बना, ठीक। अगर ऐसे इंप्रूव करते जाओगे ना, और लास्ट में जब आप 50 52 55 पे चले जाओगे, तो वो ऐसी जगह 50 प्लस मार्क्स गेट सीरियसली में एक मतलब अच्छा स्कोर है ट्रिपल आईटी और एनआईटी तक पहुंचने के लिए। और आप अच्छा कर रहे हो तो उसको मेंटेन रखो। अभी तक तो कोई इशू नहीं है। तो रितेश, तुम्हारा मिनिमम कितना मार्क्स आया था और मैक्सिमम कितना मार्क्स आया था जब टेस्ट वगैरह लिखते थे आप? मिनिमम 41 भी है, मतलब फुल टेस्ट में 41 39 ऐसे भी आया था लास्ट में। और मैक्सिमम 67 भी आया था, 67 72 भी आया था। और गेट 2019 में मेरे 59 मार्क्स थे, तो उस 59? साल, हाँ उस साल थोड़ा क्या था कि 2017 में जिसमें कोमल मैम थी, वो वाले ईयर में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े छोटे छोटे थे, छोटे पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था कि यार ज्यादा लाइन के क्वेश्चन नहीं होंगे, इजीली बना जाऊंगा। 2018 में गया तो मैं पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दिया। मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। लेकिन जब मैं एक क्वेश्चन गया सीएसए का, एकदम मतलब उसका तो पेज ही पार हो जा रहा था, एक पेज ही पार हो जा रहा था, ऐसा स्क्रॉल करना पड़ रहा था। उसमें टाइम दे दिया 5-6 मिनट, वो नहीं बना। उसके बाद फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें परमुटेशन और म्यूटेशन सब बता दिए थे, वो भी नहीं बना। ऐसे करके फिर 4-5 जब क्वेश्चन नहीं बने और 20 मिनट निकल गए ना स्टार्टिंग के, तब लगा कि मतलब फॉल्ट हो चुका है अब यहाँ पे। इससे अच्छा फिर मैं 2019 में जब मैं गया, अच्छे से टेस्ट भी दे रहा था उस समय, 2019 में गया तो मैं बोला कि पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनाऊंगा क्योंकि ये बड़े नहीं होंगे, और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाऊंगा बिना सोचे। और बहुत ज्यादा मतलब मैं सेफ गया था वहां पे कि मतलब इस बार तो कैसे भी आराम से कर जाऊंगा। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मान लो पहले नहीं बने, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 99 मार्क्स है, एक और नहीं बना कोई नहीं, 98 मार्क्स है। गेट में लाना कितना है, 50 प्लस लाना है आपको अगर सिक्योर होना है। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी कि मतलब इजी क्वेश्चन पहले बना जाओ और सही बना जाओ। हाँ, मतलब इजी क्वेश्चन में गलती मत करो, और किसी कारण से नंबर कम आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। सारे जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट लेके लैपटॉप में सेव कर लो, और फिर उसको आगे आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे, काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाया था क्या आपने टेस्ट सीरीज का? नोट्स नहीं बनाया था सर, वही एक एक मैं क्या करता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था। मान लो मेरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, तो एक फोल्डर बना लिया था सीएसए, उसमें टॉपिक एक और फोल्डर बना दिया था अंदर में कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे तो उसी फोल्डर में जाते थे मेरे। तो उस समय रिवीजन जब मैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का करते रहता था, तो एक बार फिर से कोशिश कर रहा था कि मैं ये क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि रिवीजन कैसे नहीं। करते, कितने दिन में रिवीजन करते थे सब्जेक्ट? सर रिवीजन रिवीजन आप नोट्स से कर सकते हो। नोट्स मतलब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर कोई टॉपिक नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इजीली करके। तो अगर एक टॉपिक अगर अभी 4 महीने है, तो अगर एक टॉपिक भी अगर एक दिन में आप देखोगे ना, मान लो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गेट के प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन भी मार्क किए होगे आप। अगर आप
प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन मार्क किए हो जो अच्छे वाले हैं, और आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन देख पाओ। जैसे मान लो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके इजी क्वेश्चन ऐसे देख लो, यार इसमें क्या कंसेप्ट लगा था, उसको बनाने की जरूरत नहीं है अगर इजी क्वेश्चन है तो। ठीक है, आपको अगर आपको आप देख लो आप उसके कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, कंसेप्ट पकड़ पाए तो फिर जो जो क्वेश्चन मार्क किए हो उसको बनाओ जरूर। ऐसा ना हो कि कॉपी पे कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इजी क्वेश्चन को देख के समझ लो कि हाँ इसमें क्या कंसेप्ट लगा है, और वो कंसेप्ट नहीं लगा है तो फिर आप उसको मतलब उसका भी मार्क कर लो कि हाँ यार ये अलग कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। तो और रितेश, तो जैसे मतलब रितेश बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और ये जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आप लोग करते जाइए, और प्लस जो है अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखिए, और वहां से आपको हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं टेस्ट सीरीज का। तो थोड़ा सा नई बातों पे आ जाते हैं। ये तो चलो अभी बच्चे लोग कर रहे हैं, उनको मोटिवेट रहना पड़ेगा और लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा, तभी अच्छा एक कर। चीज और एक चीज और रिवीजन से रिलेटेड, जैसे अभी 4 महीने है तो आप एक टॉपिक उठाओ। जैसे अभी मैं बोला हूँ उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मान लो कोई अ, मान लो ओएस का कोई टॉपिक है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग, सीपीयू प्रोसेसिंग के कंसेप्ट है, तो सीपीयू प्रोसेसिंग का उठाओ और उसको खत्म करो। उसको खत्म इन द सेंस करो कि सर ने जो पढ़ाया है वो नोट्स पढ़ लो, जो क्वेश्चन है उसको भी देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन जो सर ने कराया, तो क्योंकि सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं। पहले तो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आप देख लो कि बन रहा है कि नहीं आपसे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो कि बन रहा है कि नहीं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इजी वाले क्वेश्चन को ऐसे देख लो कि हाँ मेरे से बन रहा है कि नहीं, कुछ जरूरी नहीं है उसको पेन से बनाने की। जो तुमने मार्क किया है वो क्वेश्चन बनाना जरूरी है, यही हर टॉपिक के लिए ऐसे। तो रितेश, अब मैं थोड़ा सा एमटेक पे आऊंगा कि आप बीटेक भी किए हो, एमटेक भी किए हो, तो आप दोनों की पढ़ाई में कितना डिफरेंस पाते हो और कितना इम्प्रूवमेंट पाते हो अपने आप में, कि एमटेक नहीं किए होते तो क्या होता, और एमटेक करने के बाद अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं? देखो, जब मैं मतलब इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था, तो मैं कॉलेज 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 के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो उसका कोई रिलेशन नहीं था। 3 साल जो पढ़ा मैंने सीएसई में, फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही बर्बाद गया। फिर सेकेंड ईयर में पहली बार सी सीखा है, वो भी अच्छे से नहीं सिखाया गया। तो फिर जब मैं गेट ज्वाइन किया तो ये चीजें ये बेसिक है एमटेक के लिए। यहाँ से तुम्हारा बेस बनेगा कि हाँ मतलब आगे क्या पढ़ना है। जैसे सर एल्गोरिदम पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में ही फिर पढ़ा देते हैं। तो ये अगर ये भी बेस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो एमटेक में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं जब गया वहाँ पे पहला सब्जेक्ट जो था ग्रेजुएट एल्गोरिदम था। मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली में वो सब्जेक्ट का मतलब बोलते हैं बहुत टफ सब्जेक्ट है। उसमें पहला टॉपिक होता है रिकर्सन, उसके बाद बैक ट्रैकिंग, डीपी, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, और ये एनपी कंप्लीट कंप्लीट चेक टाइप की चीजें। सोचो अगर ये बेसिक नहीं रहता, स्टैक कैसे काम करता है, ट्री कैसे काम करता है, तो वहां पे कितनी मुश्किल होती। तो ये तो मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना के जाओ। और यहाँ की पढ़ाई मतलब वहाँ की पढ़ाई के बराबर नहीं है। वहाँ पे मतलब अलग से स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे होगे, हो सकता है एमएल पे काम कर रहे होगे, तो वहाँ पे सारी ये बेसिक चीजें, यहाँ का मैथ, यहाँ का प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे काम आएगा। जो बेस थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स में, वो काम आएगा। डिस्क्रीट काम आएगा। लेकिन वहाँ की पढ़ाई एक डबल है। वहाँ पे कॉलेज में रिसर्च पे, अगर मैक्सिमम कॉलेज में, अगर मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर छोड़ दूँ, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद छोड़ दूँ, आईआईटीज की बात करूँ और एनआईटीज की बात करूँ, तो वहाँ पे बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड उनके कोर्सेज हैं। तो बहुत बेसिक चीजें भी मालूम रहनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ और दूसरा, मैं अभी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इतना पढ़ाई की है, इसका जॉब में कितना यूटिलाइजेशन है? जैसे गेट में का पढ़ाई किया आपने, एमटेक का पढ़ाई किया, एमटेक नहीं भी पे। किए होते तो क्या जॉब हमें इतनी अच्छी मिल सकती थी, या क्या मतलब डिफरेंस है? सर हाँ, इस एक एक चीज इससे गेट से ही रिलेटेड है। जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हम लोग गेट में पढ़े थे, वो इम्प्लीमेंट हमने कॉलेज में नहीं किया एल्गोरिदम का। ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम हमें मिला एमटेक में, पहला तो ये है। तो जो कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं वो इसका इम्प्लीमेंटेशन मांगती है। इम्प्लीमेंटेशन आपको आता है तो उसी को क्वेश्चन को थोड़ा रोटेट करके इधर उधर करके उसी टाइप का उसी कंसेप्ट को क्वेश्चन बना के आपको कोडिंग टेस्ट में दिया जाता है। अगर वो चीजें आप करोगे, यहाँ से एल्गोरिदम पढ़े तो वहां पे जाके इम्प्लीमेंट किए हो और उसी के
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पे कोडिंग में बना रहे हो। तो अगर ये नहीं गेट नहीं किया होता तो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए वहां पे। और एक चीज फायदा है कि अगर डायरेक्ट कॉलेज से जा रहे हो जॉब में, तो हो सकता है कि 5% लोग सक्सेसफुल अच्छी जगह चले जाएं। लेकिन आप गेट से जा रहे हो तो ये तो मतलब कंफर्म है कि आप 90% लोग वहां पे सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल इन द सेंस कि आपको प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी। तो ये तो है वहां पे जाने का फायदा टेक करने का। बड़ी कंपनी से, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आप कॉलकॉम में काम करते हो, ठीक है। तो इस कंपनी में कोई बच्चा मान लो बीटेक कर रहा है और वो वहां पे पहुंचना चाहता है विदाउट एमटेक, तो कोई रास्ता नहीं, है? क्वालकॉम के लिए अगर ऐसा 3rd ईयर कॉलेज हम जा रहे हैं तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस लगता है इंजीनियर लेवल पे जाने के लिए। वहाँ पे एमटेक से डायरेक्ट वहाँ पे हो जाता है। इवन आईआईटी से जो बीटेक करते हैं ना, उनको भी एसोसिएट का बस रोल मिलता है, इंजीनियर का रोल नहीं मिलता। तो क्वालकॉम बेसिकली एमटेक बेस्ड कंपनी। और ये जो हम लोग ओएस में पढ़े हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मैं मतलब ग्राफिक्स टीम में काम करता हूँ क्वालकॉम के। तो वहाँ पे ये सब काम आती है, मल्टी थ्रेडिंग। मेरे से इंटरव्यू में मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर यहाँ पे वेट लगा देंगे, हम सिग्नल कर देंगे तो कैसा होएगा कैसा होएगा। तो वो सारे नोट्स से पढ़ा था, तो वो सब बताया मैं। तो क्या मतलब ऐसा यूटिलाइजेशन होता है आपके कोडिंग के में सब्जेक्ट्स? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ओएस क्वालकॉम प्योरली ओएस बेस्ड कंपनी है। अब उनका कंप्यूटर नेटवर्क साइड में भी काम हो रहा है, 5G पे भी। 5G में भी इंडिया में पूरा इन्वेस्टमेंट होने का है इस टाइम। तो कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और ये ओएस, ये 3-4 चीजों पे ही मतलब वहाँ के पूरा चलता है। वैसे भी जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अभी देखा जाए तो लोअर ग्रेड कॉलेज में आती भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ नहीं, बच्चों का जॉब जैसे 20 लाख 25 लाख सुनने में आता है, लगता भी कुछ कुछ लोगों का माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में या गूगल में लगता भी है। तो उनका प्रोफाइल क्या रहता होगा? किनका? जैसे जो डायरेक्ट यहाँ 30 ईयर से जा रहे हैं। हाँ, कॉलेज से, हाँ कॉलेज से जो। हाँ सर, वो देखो वहाँ पे भी कॉलेज वाइज जो पैकेज का वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट आईआईटीज में जाती है तो उसका पैकेज अलग रहता है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी एनआईटी में आती है तो उसका पैकेज अलग रहता है। और 30 ईयर के कॉलेज के स्टूडेंट को लेगी तो उसका पैकेज अलग रहेगा। ओके। तो ये चीजें तो मैटर करती है। तो रितेश, अभी जैसे एक न्यूज आ रही है कि इस समय जॉब का काफी इशू है, रिसेशन स्टार्ट हो गया है, तो मेरे मतलब बहुत सी कंपनियों ने हायरिंग बंद कर दी है। अभी हम्म, सुनने में आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो 2021-2022 से बच्चे गए थे, मतलब ट्रेनिंग कराने के बाद 1 महीने की सैलरी देने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, मतलब उनको आउट कर दिया गया, मतलब एक तरह से टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो ये सारी बहुत सारी न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि इंडिया में भी हो सकता है, मतलब अभी बहुत सी प्रोडक्ट कंपनी भी जॉब्स को लेकर थोड़ा सा, अभी इंटेल का आया है रिलेटेड कि इंटेल से भी शायद काफी लोगों को टर्मिनेट करने वाले हैं। इस सब इंटेल में क्या, इंटेल ये सर, इस सब में इंटेल के क्या? साथ इंटेल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इंटेल मतलब कुछ नया काम नहीं कर रही है। तो इंटेल का तो बिजनेस वैसे ही घाटे में। तो इंटेल का जो मार्केट है एएमडी और क्वालकॉम ले रही है धीरे धीरे। लैपटॉप में भी आ रही है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और क्या बोलते हैं उसमें एएमडी का भी प्रोसेसर आ रहा है। तो इसीलिए इंटेल का एक ही बिजनेस था लैपटॉप का, तो वो तो घाटे में, तो वो तो फायर करेंगे ही अपने एम्प्लॉय को। माइक्रोसॉफ्ट ये रिसेशन मतलब जब पीक पे था, जब कोविड था, तो भी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अभी बोल रहे हैं यूएस उधर वॉर की वजह से और दूसरे चीजों की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो एमटेक किया है ना, वो किसी न किसी दिन वहां पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, 6-7 महीने खराब गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मतलब ऐसा हुआ था जैसे 2019 में, मैं बता रहा हूँ 2019 में एडमिशन लिया था, 2020 में कोविड आ गया, 2020 में हमारी प्लेसमेंट। अब उस समय जो कंपनी 32 स्टूडेंट को ले जाती थी क्वालकॉम, वो बस 7 लोग को ले गई ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो उसका इफेक्ट पड़ा सब पे। लेकिन ज्यों ही ये खत्म हुआ कोविड का, कंपनी हायरिंग बहुत तेज स्टार्ट कर दी। जो वहां पे 7 वो टोटल ले गई थी, इधर से बाहर से कम 15-16 और हो गए। तो वो इंटरवल आप गुजार दोगे ना, तो आगे आने वाले समय में आप फिर से मतलब पहुंच सकते हो इजीली। मतलब कुल मिला के तैयारी करते रहो, एक अच्छी प्रिपरेशन हाँ करते रहो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ जी। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, अभी बच्चे लॉकडाउन के बाद जो बच्चे अभी आ रहे हैं कॉलेज के अंदर में, उनका विजन, उनका थॉट काफी चेंज हो गया है। मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा विजन नहीं रख रहे हैं हम लोग।
वो मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से आलसी भी बोल सकते हो, आलसी भी हो गए हैं, 2 साल से घर में रहे हैं। और अभी खासकर जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, आधी से ज्यादा इंजीनियरिंग उन्होंने नकल मार के पास करने में ऑनलाइन में निकाल दी है। तो बिल्कुल। प्रेशर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, एक्चुअली में दिक्कत यहाँ हो रही है। जैसे पहले बच्चे प्रेशर हैंडल करते थे, प्रेशर लेते थे, अभी जो न्यू बच्चे आ रहे हैं वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, उतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे। ये सारी इश्यूज राइज हो रही हैं। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है बच्चों, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत, ये पढ़ाई ये मुझे नहीं लगता कभी बर्बाद हो जाती है। क्या बर्बाद हो जाती है क्या? यदि आपने कोई पढ़ाई की है और अच्छी पढ़ाई की, नहीं, अच्छा नॉलेज है, तो क्या बर्बाद हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ऑप्शन। साथ एक केस था ट्रिपल आईटी दिल्ली में। सर, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा सीजीपीए वहाँ पे थोड़ा कम था, तो मेरे को बहुत सारी कंपनी नहीं बैठने दी, क्वालकॉम भी नहीं बैठने दी। ठीक। तो मेरा एक कंपनी में हो गया था अच्छे से, मतलब उतना भी अच्छा खासा नहीं था, लेकिन क्वालकॉम के लेवल का नहीं था। लेकिन मैं मतलब तैयारी कर रहा था अपना। तो क्वालकॉम मेरे को बाहर से मौका दी। ऑन कैंपस 2 बार आई, दोनों बार नहीं बैठने दी, 2 सीजीपीए की वजह से। जब मैं बाहर गया तो मैं बाहर से, ऑन कैंपस में 2 राउंड का इंटरव्यू होता है, ऑफ कैंपस 4 राउंड का इंटरव्यू होता है, चारों राउंड निकाल के वहां पे। तो आपकी प्रिपरेशन रहेगी ना, तो आज नहीं तो कल खराब टाइम 6-7 महीने ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट जो लैपटॉप के प्रोडक्ट हैं, ऐप हैं, ये रोज अपने आप को एडवांस कर रहे हैं। तो उनको एम्प्लॉय की जरूरत तो पड़ते रहेगी आने वाले समय। ये 6-7 महीने का पीरियड है ना, उसको उसी में अपने आप को डेवलप करना है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है। कि हाँ भाई, अगर हायरिंग स्टार्ट हुई दोबारा, तो मैं सबसे पहला बंदा हूँ वहां पे होने, ये मान के चलना है। मतलब प्रिपरेशन करते रहना है, और फिर हम्म। ये भी जॉब के, आप लोग कॉलेज के अंदर में जॉब के बारे में नहीं सोचना, अभी मेनली प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। स्किल होगा 100%, लेकिन सही स्किल होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम पाइथन कर लेते हैं, जावा कर लेते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज कर ले, उसको स्किल मानते हैं। क्या वो सही में स्किल है? मतलब नहीं सर। बेसिक, आप हाँ, बेसिक क्लियर नहीं, मतलब उनको ऑपरेशन नहीं आता, उनको डीबीएमएस नहीं आता, उनको डेटा स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, बस वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज सीखते रहते हैं। ये कितना सही है? नहीं, मैं जब तक जहां तक देखा हूँ, पूरा प्लेसमेंट सीजन देखा था, 2 सीजन देखा था ट्रिपल आईटी दिल्ली का। जब हमारे पास ट्रिपल आईटी दिल्ली में सबसे ज्यादा कोर्सेस एमएल बेस्ड है, लेकिन जो कंपनी आती थी वो सॉफ्टवेयर की होती थी। तो सबने एक कॉमन लैंग्वेज C++ सीख रखा था। तो लास्ट में आप सारे एमएल कर लो, वो कर लो, कंपनी आएगी तो कोई एक लैंग्वेज तो चुन के कोडिंग करोगे ना। पाइथन में उतने रिसोर्सेस पहले अवेलेबल नहीं थे कि आपको कोड कहीं वो हो गया तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोडिंग की, तो कहीं दिक्कत होगी तो आप कहीं देख लो, वो कहीं भी नहीं था। तो लोग C++ पे स्विच किए, एक लैंग्वेज पकड़े, बेसिक पकड़े, और कंपनी उतना ही मांगती है, बस 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे हों, आप निकल जाओगे। हाँ, नहीं तो जैसे तुम भिलाई में पढ़े हो, भिलाई का माहौल तुमको पता है, हो सकता हो कि माहौल ऐसा हो। बस बच्चों को विजन क्लियर नहीं है। उनका दोस्त पाइथन सीखने जा रहा है तो गेट की क्लास छोड़ के पाइथन सीखने जा रहा है। कोई दोस्त उनका जावा सीखने जा रहा है तो उसको लगता है जावा सीखना बहुत जरूरी है। वो अपने आप को क्या डैमेज कर रहे हैं सब करके। तो मेनली उनको एक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, चाहे C++ में हो, चाहे पाइथन में हो, चाहे जावा में। मेरे हिसाब से C++ में होना बहुत सही है अभी के लिए, क्योंकि अगर आप एमटेक का सोच रहे हो तो एक लैंग्वेज पकड़ो जिसमें कोडिंग बहुत ज्यादा की हो आप। और वो C++ इजी लैंग्वेज भी है, तो 3-4 लैंग्वेज सीखने पे एक भी लैंग्वेज में आप मतलब वो नहीं कर पाओगे। और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 महीने 15 दिन में लैंग्वेज सीख सकते हो। बिल्कुल, कोई तो भी लैंग्वेज सीखना स्किल नहीं है। बिल्कुल, पुराने स्टूडेंट मेरे ये बोलते थे, सर लैंग्वेज तो हम 1 महीने बैठ के सीख जाएंगे, लेकिन गेट 1 महीने में नहीं निकाल सकते अच्छी जगह जाने तो के लिए। रितेश, जैसे तुम जाओ। कंपनी गए हो, कंपनी में तुमको लैंग्वेज बाई चांस नहीं आ रही है, और तुमको फिर वहां कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनको सीखते हो? देखो सर, क्वालकॉम जो कंपनी है ना, वो मेनली C और C++ पे ही काम करती है। तो मेरे को कोई ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त जो C++ पे काम करते थे, अगर वो फ्रंट एंड वाले किसी कंपनी में है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको एटलीस्ट सब, कहीं भी ये नहीं बोला गया है कंपनी में कि तुमको ये नहीं आता तो तुम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट लैंग्वेज का बेसिक 10 दिन में सीखा जा सकता है। और बेसिक पे काम करते करते कहीं फंसे तो स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हो, गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो ट्रांजिशन उतना हार्ड नहीं है, अगर आपको एक लैंग्वेज पे मतलब कमांड है, क्योंकि सारे लॉजिक तो वही यूज होने वाले हैं। और इफ, एल्स, वेयर, फॉर लूप,
सब सारी लैंग्वेज में है। बच्चों आप लोग अपना डाउट पूछिए जो डाउट पूछना चाहते हैं, और अपना जो मैंने काफी क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया आप लोगों की तरफ से, लेकिन आप लोग भी अपना डाउट रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप क्या जानना चाहते हैं इनसे, जैसे इन्होंने ट्रिपल आईटी दिल्ली से किया, अभी कॉलकॉम में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और अपने बारे में इन्होंने बताया कंपनी में क्या जॉब कर रहे हैं, क्या इनका अपना प्रोफाइल है, वो भी इन्होंने डिस्कस किया, और आइडिया भी दिया आपको कि आपको नंबर्स कम आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सामने से गुजारो। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सामने से गुजारेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब हर एक चीज का देखो, प्रेशर हैंडल करना है, टाइम मैनेज करना है, नॉलेज सभी के अंदर है। इन तो सभी के में आपको अपना नॉलेज केवल एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना आपको बेनिफिट होगा। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। तो है एनीवन स्पीकिंग? हेलो। हाँ, यस यस। कितने इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है? सर 2000 के बाद के सारे क्वेश्चन लगभग करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो 90s में क्वेश्चन आए थे वो रिपीट हुए हैं। और मैं मतलब गेट तो अब ऐसा बन गया ना कि उसी क्वेश्चन में से अगर वो क्वेश्चन पूरे बना जाए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बाहर से क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े हार्ड वाले जो बनते हैं वो तो बहुत कम ही लोग से बनते हैं, लेकिन इजी वाले सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। इजी और मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सर 2000 से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 2000 के बाद से बनाया जाए कम से कम। प्रीवियस के क्वेश्चन 2002 से बनाइए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सर बीटेक से एमटेक के बीच ड्रॉप होने से प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, कोई भी एक बंदा भी नहीं पूछा कि तुम 2018 से 2019 में क्या कर रहे थे। उन्हें प्रोजेक्ट से मतलब है, आपके रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट दिख गए, आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो कुछ मायने नहीं रखता। तो इन्होंने एक क्वेश्चन निशांत ने पूछा हुआ है कि सर कितने सब्जेक्ट अपना पूरा प्रिपरेशन किया था, आपने पूरा कितने सब्जेक्ट पढ़े मैं थे? मैं तो लगभग लगभग सारे ही सब्जेक्ट किया था। तो इस बेसिस पे मत जाओ कि मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी, तो मैं तो बोलूंगा सारे सब्जेक्ट करके जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई सब्जेक्ट तुम छोड़ के जाओ और उससे इजी क्वेश्चन पूछा और वो तुम ना बना पाओ। एक तो क्वेश्चन और, अपने ऑप्शंस पूरे खोले। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि 10 और 12 के मार्क्स प्लेसमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं बिग कंपनी के लिए? एमटेक में बस एमटेक के परसेंट सीजीपीए मैटर करते हैं। वो भी अगर रिसेशन चल रहा है तो थोड़े सीजीपीए हाई डिमांड होती है। जैसे मेरे समय कोविड चल रहा था, मेरा 7.2 सीजीपीए था, 7.5 डिमांड थी। नहीं तो ऑब्वियस केस में 7 सीजीपीए मैंने रखे थे एमटेक के, लेकिन उस समय 7.5 हो गया था। एक क्वेश्चन और आया है इसमें कि सर आपने किस मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? 2018 में मैं मतलब लगभग तैयार था, लेकिन मेरा ये था कि मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा फॉल्ट हो गया। तो मैं 2019 तो बस रिवीजन ही किया हूँ समझो। तो 2018 में मैं दिसंबर तक बोल सकते हो कि तैयार हो चुका था। मैं टेस्ट थोड़े अच्छे से नहीं लिया, मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी खराब हो गई उससे, क्योंकि जिस दिन मैं मतलब 2018 में जब गेट दिया तो मेरा माइनस मार्किंग जो हुआ था वो -10 के करीब हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गया था जब मेरे 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं बने। -10 मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए थे। और जब मैं 2019 में जब दिया तो मेरे पास -3 हुए थे बस। -3 बहुत कम होता है अगर देखा जाए तो, -10 के मुकाबले। एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, और एक्यूरेसी के लिए बस देखो मैंने बताया ना, एक ही रास्ता आप दिमाग में सेट करो, एक फॉर्मूला सेट कर लो सभी लोग। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उन्हीं सब चीजों से इंप्रूव होगा। इन्हीं सब चीजों से आपका क्वेश्चन बनाने से, प्रीवियस के क्वेश्चन बनाने से, टेस्ट देने से आपका प्रेशर, नॉलेज, टाइम, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और कोई बच्चों, और कोई आपके क्वेश्चंस किसी के? रितेश कुछ नई चीजें बताना चाहते हो जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, मेरे माइंड में ना हो, तुम्हारे माइंड में बताना है? एक क्वेश्चन है एमएससी के बाद एमटेक करने प्लेसमेंट की। एमटेक वहां पे ये नहीं मान वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि तुम एमएससी से हो कि बीएससी से हो। ये पूछा जाता है कि तुम्हारी एमटेक में कितनी सीजीपीए है। मतलब वो एक क्राइटेरिया रखा जाता है। तुमने एमटेक किया है तो एमटेक मैटर करेगा, एमएससी मैटर नहीं करेगा।
हाँ, अगर तुम एमएससी से जॉब लेने जाते हो वहां पे, तो शायद वहां पे क्राइटेरिया होता है कि बीटेक वाले बस अलाउ। तो कंपनी जैसा करती है बीटेक एमटेक। तो एमटेक में अगर तुम सुपर सेट में आ गए तो फिर तो हो ही गए ना। तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, एमटेक करिए, एमटेक के थ्रू सारी चीजें हो जाएंगी। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। डज द ईयर गैप मैटर फॉर बिग कंपनीज? कोई मैटर नहीं करता। लोग 3-3 2-2 साल के ड्रॉप के बाद भी गए हैं। अभी मेरा एक दोस्त रंजीत है, वो 3 साल का ड्रॉप है, लेकिन वो भी क्वालकॉम में काम कर रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता एमटेक के बाद, जबकि वो आईआईटी भुवनेश्वर से है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो जॉब छोड़ के आते होंगे पढ़ने के लिए। हाँ सर, बहुत ज्यादा ट्रिपल आईटी दिल्ली में उतने पैकेज वाले नहीं थे, 6-7-8 वाले ही थे जो छोड़ के आए थे, 8 लाख वाले भी छोड़ के आए थे। लेकिन हाँ, उनकी जॉब अच्छी लगी। वो अगर अपने पैकेज को दोगुना कर पाया तो बहुत बड़ी बात है ना, 2 सालों में। और कुछ नॉलेज भी होगी एक्स्ट्रा। और उज्जवल का क्वेश्चन है कि आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली के कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा था? ट्रिपल आईटी दिल्ली मतलब बीटेक से बिल्कुल अलग था। मतलब मैं अगर वहाँ पे अगर ग्रुप ना हो तो वहाँ पे थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास ग्रुप नहीं था, तो इसलिए मेरा सीजीपीए थोड़ा डाउन था। वहाँ पे रिलेटिव मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि तुम 70 मार्क्स पाए 100 में पूरे उस कोर्स में। मान लो एमएल का कोर्स है, वहाँ पे 70 मार्क्स पाए और 100 में, तो तुमको 7 से जीपीए मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ वालों का 80 के ऊपर है तो तुम 5 से जीपीए भी तुमको मिलेगा उससे। तो ये थोड़ा मुश्किल था वहाँ पे। इसीलिए अच्छे ग्रुप हर जगह रहना जरूरी है, चाहे गेट की प्रिपरेशन करो, चाहे एमटेक में जाओ, कहीं भी। ट्रिपल आईटी दिल्ली का कट ऑफ स्कोर क्या होता है? वो बेसिकली इनका 50-50 पहले रहता था। 50% गेट 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 स्कोर का, और 50% उसका नॉन बीटेक परसेंटेज का। तो यहाँ पे दोनों तरीके से एडमिशन होते हैं, नॉन गेट के थ्रू भी होता है और गेट के थ्रू भी होता है। दोनों के थ्रू आप वहाँ पे रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यहाँ अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स चाहिए आईआईटी पहुंचने के लिए? मेरे को आईआईटी धनबाद आ गया था, आईआईटी पटना आ गया था, और आईआईटी जम्मू भी आ जाता उस साल अगर मैं डाला होता। तो मेरे को नहीं मालूम था आईआईटी जम्मू में इतनी अच्छी प्लेसमेंट है। आईआईटी जम्मू में भी 20 के ऊपर एवरेज प्लेसमेंट है। तो अभी तो बहुत सारे आईआईटीज नए भी आ गए हैं, तो अभी तो अपॉर्चुनिटी बहुत बन रही लोगों को। हाँ सर, लेकिन आईआईटी जम्मू जिस तरह ग्रो किया है ना, उस तरह हाँ शायद ही कोई आईआईटी ग्रो किया अभी इतने दिनों में। हाँ, कम टाइम तो में। हाँ, वहाँ पे सारी अच्छी कंपनी आती है, एनवीडिया, सिस्को, जो एमटेक को प्रीफर करती हैं, क्वालकॉम, सारी कंपनीज आती हम्म। हैं। और मतलब एवरेज भी ट्रिपल आईटी से ऊपर चल जा चुका है। आईआईटी भुवनेश्वर में भी गोल्डमैन सैक ले गई है एमटेक वालों को, और क्वालकॉम लेके आई है बीटेक एमटेक वालों को। अब तो अपॉर्चुनिटी और बढ़ गया ना। पहले हाँ, मैं धनबाद मिल रहा था, पटना मिल रहा था, मैं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई जाना सही नहीं रहेगा वहाँ। लेकिन प्लेसमेंट है अभी, सभी जगह प्लेसमेंट अच्छा है अभी तो। अब हो गए हैं बहुत अच्छे प्लेसमेंट करते आईआईटी और ट्रिपल आईटी में कितना डिफरेंस आता है प्लेसमेंट एंड क्लासेस में? हुए। हाँ, एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा। हाँ, जैसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर हुआ, ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी दिल्ली का जो कोर्स है ना, वो आईटी से मिलेगा, क्योंकि वो पूरे रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो उनके कोर्स लाइट रहते हैं। तो डिफरेंस तो है आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज में। और प्लेसमेंट, लेकिन ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता मुझे, प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा होता है क्या? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, लेकिन बैंगलोर को एडवांटेज है कि बैंगलोर में लोकेशन का वो सब। है। हाँ, लोकेशन का एडवांटेज है। तो स्टार्टअप कंपनी भी इजिली रीच कर जाती थी पहले। अभी तो मतलब अभी तो हर जगह का प्लेसमेंट अच्छा हो गया। ट्रिपल आईटी दिल्ली भी उतना पीछे नहीं है जितना, मतलब 2-3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट में अंतर होता था, अब उतना भी नहीं है। एक अच्छा ट्रिपल आईटी या फिर एक अच्छा न्यू आईटी, किस में जाना चाह रहा है, चाहिए सही किस में रहेगा? ओके, ये मतलब कुछ डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, दिल्ली में बहुत ज्यादा फीस है। तो अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो ट्रिपल आईटी कंसीडर किए जा सकते हैं, नहीं तो न्यू आईआईटीज लाइक आईआईटी जम्मू हुआ, आईआईटी पटना हुआ, आईआईटी वैसे धनबाद तो बहुत पुराना है, तो ये दोनों आईआईटीज में जाने लायक। आईआईटी भुवनेश्वर तक जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हायरिंग अच्छी हुई है दूसरे कंपनीज की।
पढ़ाई करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं जाएगा कभी भी। अब तो ऑप्शन और बढ़ गए हैं सर। LIT BHU भी एमटेक के लिए नहीं लेता था, अब तो सुनो कि IIT BHU भी एमटेक ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई IIT खड़गपुर 400 रैंक तक मिल जा रही है तो ट्रिपल आईटी या ओल्ड एनआईटी, विच इज बेटर? एक ट्रिपल IIT बस ओल्ड NIT। हाँ, एक चीज और था, मैं वही बता रहा था तो भूल गया। जैसे NITs में जो सीट्स रहते हैं वो 22 या 23 ही रहते हैं, और ट्रिपल IITs में जो सीट है 150 लोग हैं। तो 150 लोग को प्लेस्ड करवाना कंपेरेटिवली हार्ड है कंपेयर टू 22 लोगों को प्लेस करवाना। तो मेरे हिसाब से NIT की प्लेसमेंट इसीलिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट उनका दिखता है, क्योंकि वहां पे बस 22 ही स्टूडेंट को ही प्लेस करवाना रहता है एमटेक में, 22 या 27 या 30। और ट्रिपल IITs में 150 स्टूडेंट है, उनको भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मतलब 150 के साथ compete करना और 22 लोग के साथ compete करना, दोनों में अंतर होता है। और कोई क्वेश्चन मेरे बच्चों? मेरे हिसाब से ओल्ड NIT ट्रिपल IIT अच्छे हैं, और वहाँ पे फीस भी कम है। हाँ, टॉप एनआईटी तो बिल्कुल अच्छे हैं, उसमें कोई हाँ, दिक्कत ही NIT त्रिची, सूरतकल और वारंगल, ये तीन। कैलीकट को नहीं बोल सकता मैं। नहीं। और डिपेंड भी करता है किस ट्रिपल आईटीज की बात कर रहे हैं आप। उस हैदराबाद बहुत आगे है सबसे। हाँ, सबसे आगे हैदराबाद है, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक लेकिन है वही बस, मैटर करता है ना सर कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन है। और कोई क्वेश्चंस किसी का? टॉप ट्रिपल आईटी अगर मैं एजुकेशन बेस्ड बात करूं, क्यूआर वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो आई है, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में तो ट्रिपल आईटी दिल्ली को दिखाया, लेकिन हम लोग जानते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे अच्छी आईआईटी है, कंपेयर ट्रिपल आईटी है कंपेयर टू प्लेसमेंट, रिसर्च, ये दोनों में सबसे अच्छा है। अगर रिसर्च में बात करें कंपैरिजन में, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर। प्लेसमेंट में बैंगलोर हैदराबाद लगभग बराबर, दिल्ली थोड़ा सा पीछे, और इलाहाबाद उससे पीछे। ठीक है बच्चों, फायदा मिला होगा सभी को आज की क्लास से, इंटरेक्ट करके रितेश से मोटिवेट हुए होंगे। हाँ, ट्रिपल आईटी मतलब सेमी टाइप बोल सकते हो, गवर्नमेंट फंड गवर्नमेंट नहीं करते उनको, बस उनको काम था कि खोल दिया उसको, फंड उनको खुद से सस्टेन करना है वहां पे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हैदराबाद और बैंगलोर का एक और फायदा है कि वो हैदराबाद बैंगलोर में, हैदराबाद बहुत तेज डेवलप कर रहा है, बहुत तेज डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये एक समय होता था बैंगलोर में, मतलब जो कंपनी रहती थी अभी तक का, मतलब क्वालकॉम का मैं बता रहा हूँ, क्वालकॉम का सबसे बड़ा कैंपस जो है यूएस के बाद हैदराबाद में खुला है। अमेजोन का सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद में खुला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का भी कैंपस है यहाँ पे, गूगल का भी कैंपस, एप्पल का है लेकिन छोटा कैंपस है उनका। अभी हमको लगता है सबसे बड़ी कंपनीज आपके हैदराबाद में सब आती जा रही है, हाँ क्योंकि सर, में मतलब जगह कम है नाम नाम वाली कंपनी। हाँ, तो बढ़िया है बच्चों। एक क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना स्कोर चाहिए आईआईटी के लिए? तो 60? मैं, हाँ 60 बहुत अच्छा है इसके लिए, जैसे गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए ना। 60 प्लस मार्क्स या 65 मार्क्स लेके आओ। ट्रिपल आईटी दिल्ली के एडमिशन के टाइम इंटरव्यू हुआ था। हाँ, वहाँ पे मतलब कैसा एक्सपीरियंस था पूछ रहे हैं मेरे। वहाँ पे दो प्रोफेसर बैठे हुए थे पीआईटी दिल्ली के, और दोनों प्रोफेसर, एक एमएल की थी, वो मेरे से मैट्रिक्स के बारे में पूछी, मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाई। और प्रोफेसर जो थे वो मेरे से लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछे। एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होता है जो उस समय नहीं, मतलब मैं अपनी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच पे गया, लेकिन वो मेरे से पूछे कि जो एंड ऑफ द लिस्ट जाया जाता है लेंथ निकालने के लिए, कि अगर किसी लिंक लिस्ट की तुमको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालोगे, ये सब चीजें। तो अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे। पूछे जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है, अगर उससे मैच करता हुआ सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथ्स बोल दिए, एल्गोरिदम बोल दिए, ओएस बोल दिए, तो उसी से क्वेश्चन होंगे। तो आपको चांस देते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब चूज करना है। आप सब्जेक्ट चूज कर लिए, उसमें इंटरव्यू बेसिकली वो पूछते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन तो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर ही है। क्या बोलना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर बोलना चाहिए, और ओएस बोलना चाहिए।
क्योंकि ये डेटा इसमें लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क दिन पे दिन रिसर्च हो रहा है, आप बोलोगे वो कुछ दूसरा ऐसा नया टॉपिक पूछ दिए, डीएमए के बारे में पूछ दिए, वाईफाई के बारे में पूछ दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। डेटाबेस में बोला था आईआईटी कानपुर में जाके मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैं आकाश सर के पास गया था, आकाश सर वहाँ पे आईआईटी में थे, आईआईटी कानपुर में उस समय थे, तो बोले कि ऑल द बेस्ट, जाओ इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू दे गया मैं, इंटरव्यू में मेरे से पूछ दिया कि एक टेबल है, उसमें एक जो फ्रूट कॉलम है, एक वेजिटेबल कॉलम है, दोनों का नाम इंटरचेंज करना है, उसके लिए क्वेरी लिखो। मैं बोला सिंपल सिंपल क्वेरी लिख पाओ यार। वो पूछे, मैं बोला रीनेम तो हो जाएगा, रीनेम रिलेशनल अलजेब्रा में यूज होता है, लेकिन एसक्यूएल में ऐसा कंसेप्ट, माई एसक्यूएल में तो नहीं है ऐसा कंसेप्ट। वो अल्टर से होता है, अल्टर टेबल कॉलम नेम उससे होता है। उस समय मैं नहीं बता पाया, फिर बाहर आया तो हर सर मिल गया, हर जो अभी ऐसे सेल्स फोर्स में है ना, उनसे पूछा मैं, सर ये क्वेश्चन पूछे, सर बोल रहे यार ये तो मेरे को ही नहीं मालूम। फिर आकाश सर से बोला, आकाश सर बोल रहे यार ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब निकालना ही है तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना किसी। ठीक है, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है बच्चों, चले फिर आज इतना ही। अच्छा लगा आपको सभी लोगों को, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? रितेश बहुत और रीच आउट कर सकते हो कभी भी, अगर कोई दिक्कत हो तो। हाँ, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, जब आपको कभी भी शेयर आपसे बातचीत करना होगा तो कर लेंगे लोग। ठीक है, और बच्चे लगे रहो, दस सभी मीडियम स्टूडेंट है, रितेश जी एक मीडियम स्टूडेंट थे, बस मेहनत की और सब आगे बढ़े। सब मीडियम ही है सर, जो आईआईटी नहीं निकल पाए हैं वो तो मीडियम ही है ना। तो बच्चों इसलिए बिल्कुल डरो मत, लास्ट तक लगे रहो, ये लोग भी लास्ट तक लगे रहे ये लोग, तभी आज ये लोग सही जगह पे पहुंच पाए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।